Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting with the first chapter of Micro for class 11th. Micro is part A for economics for class 11th and for part B we have statistics. So beginning with the first chapter, you will be finding all the chapters and all the videos for this particular subject in our channel. So for that, please subscribe to our channel for further videos. So before we begin with this chapter, what is important is the dose of motivation, which says that the beginning is the most important part of the work. काम शुरू करने के पहले अगर उसको बिगिन ही नहीं करेंगे, बिगिन करने की मोटिवेशन ही नहीं आएगी तो काम होगा कैसे, राइट? So it is very important to have the proper motivation for every kind of work we are looking forward to do. So beginning with this chapter, we will first find out that what is the meaning of economics. माइक्रो इकोनॉमिक्स तो समझ लेंगे, बट इकोनॉमिक्स क्या होती है? सो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमी. और इकोनॉमी क्या है? अब इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम होता है. आप देखते हो आपके आसपास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं. अब ये जो ऑफिसेज हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो शॉप्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग. Why? To earn a living. So it is a system where people are working and they are earning a living. So that is basically an economy. So economy is that system which provides people the means to work and earn a living. Okay. So moving on to what are economic activities. अब इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच बेसिकली हेल्प यू इन अर्निंग एन इनकम, विच आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. Those are known as economic activities. So production, consumption, distribution of goods, all that will come under the economic activities, right? Now economics क्या है? इससे पहले समझना है इकोनॉमिक्स पढ़ना ही क्यों है. आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आया ही क्यों है? इट इज़ बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. अगर इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो इकोनॉमी भी नहीं होगी और इकोनॉमी की कोई बेटरमेंट नहीं होगी, इकोनॉमी की कोई रिसोर्सेज के बारे में समझ में नहीं आएगा. सो वाई यू नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज ऑफ द रीज़न स्कैरसिटी. अब ये स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी इज़ बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, विच मीन्स दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स. रिसोर्सेज कम हैं हमारे पास एंड ह्यूमन वांट्स जो हैं वो तो अनलिमिटेड हैं. सो ह्यूमन वांट्स आर मोर दैन अवेलेबल रिसोर्सेज. Hence, there is a need to allocate these scarce resources for satisfaction of human wants. And ये allocation कैसे होगा? जब economics समझेंगे तभी होगा allocation. So economics is concerned with the selection of resources under scarcity. अगर स्कैरसिटी ना होता तो हमें जो चाहिए हम वो लेते, हमें जो जब चीज़ हम वी वांट एज ह्यूमंस हम वो चीज़ ले सकते, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं हैं. सो इकोनॉमिक्स बेसिकली वो स्टडी है जो रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट यानी कि ऐसे बांटती है कि रिसोर्सेज से सेटिस्फैक्शन हो जाता है ह्यूमन वांट्स का. सो दैट इज़ इकोनॉमिक्स, राइट? सो the second reason that we need to study economics is that resources have alternative uses. So all the resources have alternative uses. If I talk about, for example, petrol. तो पेट्रोल का बेसिक यूज़ क्या है? इट बेसिकली इज़ अ फ्यूल विच एक्चुअली हेल्प्स अस इन ड्राइविंग आवर व्हीकल्स, राइट? ये एक यूज़ है पेट्रोल का. बट पेट्रोल का क्या एक ही यूज़ है? पेट्रोल का यूज़ होता है मशीन में, राइट? पेट्रोल का यूज़ होता है और कहाँ पे कर सकते हैं पेट्रोल को यूज़? हम यूज़ कर सकते हैं जनरेटर्स में एंड वेरियस अदर हेवी इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो यूजिंग पेट्रोल फॉर देयर फंक्शनिंग. सो दैट मीन्स पेट्रोल हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस. पेट्रोल का सिर्फ एक ही काम नहीं, पेट्रोल के बहुत ज़्यादा और भी काम हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव यूजेस ये जो रिसोर्स है पेट्रोल बहुत एक्सेसिवली यूज़ होता है. तो बिकॉज एक रिसोर्स का सिर्फ एक ही काम नहीं है, बहुत सारे और भी काम हैं, तो ये रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे इकोनॉमी में अबंडेंस नहीं हो पाता. इकोनॉमी में बेसिकली उसका अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता.
सो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं दो रीज़न से, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी एंड बिकॉज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. नाउ मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होता क्या है, अब समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है. तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है क्लास. सोशल साइंस का मतलब ये है, आपने पढ़ा है 9th और 10th में भी इकोनॉमिक्स. सोशल साइंस बेसिकली इज़ फॉर द सोसाइटी, where society is choosing to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. So एक ऐसी साइंस जो क्या स्टडी कर रही है, जो स्टडी कर रही है कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को पहले तो प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो स्टडी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और किन कंडीशंस में, कंडीशंस है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस. सो दो कंडीशंस में रिसोर्सेज को बेसिकली स्टडी करना और उनका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना, ये होता है इकोनॉमिक्स. सो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and distribution of goods and services among the different groups of people. Under what conditions? Under the conditions that the resources are limited and they have alternative uses. Okay. Now economics के दो branches हैं. There are two branches of economics. First one is microeconomics and second one is macroeconomics. Now both of them are seemingly similar कि माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है समझ नहीं आता है बहुत बार कि ये माइक्रो है या मैक्रो है. समझने के लिए एक बहुत सिंपल मेथड है, एक बहुत सिंपल तरीका है, वो ये है कि जहाँ आपका आ गया आई फॉर मैक्रो, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल. I will always stand for individual and A will always stand for aggregate. सो जब भी बात होगी माइक्रो की, बात होगी इंडिविजुअल बिहेवियर की. जब भी बात होगी मैक्रो की तो बात होगी एग्रीगेट बिहेवियर की, राइट. सो अगर हम बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो एक ऐसी स्टडी है विच स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर. इट इज़ सच अ थ्योरी विच स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, राइट. सो ऐसी पर्टिकुलर थ्योरी विच स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर इज बेसिकली योर माइक्रो. When we talk about macro, then what is macro? Macro is that theory which studies the behavior of the economy as a whole, यानी कि aggregate. अगर मैं एक बच्चे के behavior के बारे में study करती हूँ तो वो है micro. When I study about the whole class, that is macro. Okay, so demand and supply. Now demand is something जो एक individual की होती है, सप्लाई इज समथिंग जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कर रहा है. तो ये माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हो गए. और अगर बात करें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, तो दीज आर बेसिकली मैक्रो कॉन्सेप्ट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो कॉन्सेप्ट्स हियर. ओके, सो what is the basic importance of micro? Micro helps to determine the price of a good. Because of the study of micro, we are able to determine the price of a good, right? क्योंकि हमारे पास माइक्रो की स्टडी है, हमें पता है कि एक इंडिविजुअल गुड का प्राइस क्या है. एंड मैक्रो इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द इनकम इन द इकोनॉमी. इनकम क्या है इकोनॉमी की और एम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी में. ओके, नाउ मैक्रो वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट. मैक्रो वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो मैक्रो की स्टडी जो है वो कांस्टेंट मानते हैं. ओके, जब माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो कांस्टेंट होगा. अगर मैं एक बच्चे का इंडिविजुअल बिहेवियर समझना चाह रही हूँ तो बाकी पूरी क्लास का जो बिहेवियर होता है वो कांस्टेंट रहेगा मेरे लिए. मेरे को उनका कोई ख्याल नहीं रहेगा बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर वन चाइल्ड ओनली. एंड इफ आई एम स्टडिंग अबाउट द macro variables, then for macro variables, micro variables are assumed to be constant. When I'm studying about the whole class, the entire section, at that moment your micro variable will be constant. Your one child behavior will be constant.
So this is how we differentiate between micro and macro. Now this question can come in your examination. It's a very important question. So मैं आपको साथ साथ बोलती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आती हैं यूजुअली. आप प्लीज़ नोट करते जाइएगा. एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स easily, right? Now the most important thing is that micro and macro are dependent on each other. माइक्रो और मैक्रो अलग अलग ज़रूर हैं बट ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. विदाउट मैक्रो आई कैन नॉट स्टडी माइक्रो, विदाउट माइक्रो आई कांट स्टडी मैक्रो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, so microeconomics depends upon macroeconomics. How exactly? See, law of demand came into existence from the analysis of the behavior of a group. Now what is the meaning of law of demand? According to you, what is law of demand? So law of demand is that kind of study where your suppose your prices are increasing. अगर एक particular good का price बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए. अगर अनियंस का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में तो आप अनियन ज़्यादा खरीदोगे, कम खरीदोगे, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया, आपके बजट के बाहर है, आप नहीं परचेज कर सकते. सो व्हेन प्राइसेस इंक्रीज द डिमांड ऑब्वियसली डिक्रीजेस. सो डिमांड विल डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड विल इंक्रीज. तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. यस, सो दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप. हम सिर्फ एक इंसान के बिहेवियर पे नहीं बता रहे ये लॉ जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है. तो ये लॉ कहाँ से एनालाइज हो रहा है? फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द होल ग्रुप. हमने समझा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का ऐसा बिहेवियर नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स का बिहेवियर ऐसा है. दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिकली ये बिहेवियर है जो माइक्रो में ये लॉ को जनरेट कर रहा है. ओके, सिमिलरली अगर बात करूँ, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस बाय जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन दी इकोनॉमी. सो एक कमोडिटी का प्राइस जो होगा वो अपनी मर्जी से नहीं रख सकते. अगर मैं बात करूँ चॉकलेट की, चॉकलेट के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, राइट? We have Cadbury, we have Kit Kat, we have Perk, we have 5 Star. All these different brands are there. Now अगर आप 10 रुपीज़ की चॉकलेट लोगे तो आपके पास ये सारी वैराइटीज़ हो गई हैं डिफरेंट. तो ये जब प्राइसेस सेट करते हैं मार्केट में, दे लुक एट द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. जनरली इकोनॉमी में प्राइस लेवल चॉकलेट का 10 रुपीज़ ही होता है. तो इसीलिए इन सब का प्राइस उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए उतना ही है. ओके, सो दिस इज हाउ माइक्रो डिपेंड्स अपॉन मैक्रो. ओके, now macro depends upon micro. How? National income is the sum total of incomes of individual households of the economy. अगर मैं इकोनॉमी की इनकम को देख रही हूँ तो इकोनॉमी की इनकम इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल इनकम्स. सबकी इनकम को मिला के हम इकोनॉमी की इनकम को देखते हैं. सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड जो होता है इट इज सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ओके, सो ये दोनों एक साइंस है इकोनॉमिक्स की जो हम स्टडी करेंगे अभी. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड. सो हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, यानी कि प्रॉब्लम क्या है या क्या थी या क्या होगी, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ओके, एंड नॉर्मेटिव डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, यानी कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपेंड, यानी कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था एंड क्या होगा आगे, क्या होना चाहिए आगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट? तो क्या एक्चुअली में हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये होता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव रिस्पेक्टिवली. ओके, सो अगर मैं बात करूँ प्राइसेस इन द इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये एक्चुअल में हो रहा है.
एंड इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग पॉपुलेशन। ये हमारा वैल्यू जजमेंट है, ये हमारा ओपिनियन है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो इंडिया शुड टेक स्टेप। मे बी किसी और के लिए पॉपुलेशन ना बढ़ रही हो, उनके लिए हमें कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ये वर्ड शुड आ गया ना, इट मीन्स नॉर्मेटिव। जहाँ पे एक्चुअल में कोई चीज़ हो रही है, इज़, आर एंड विल बी हो रही है, तो दैट इज़ पॉजिटिव. Okay, now positive can be verified with actual data. We can verify positive economic statements with actual data. Like if I talk about prices are constantly rising, we have data to prove that. But if I talk about we should take steps, there is no data. So this statement cannot be verified with actual data. So normative statements can never be verified with actual data. Positive economics is based upon facts. We have facts and figures, so we'll just add here facts and figures. We have facts and figures to prove our positive economics. But for normative economics, it is not based on facts and figures, it's based upon individual opinion. किसी के लिए ज़रूरी है, किसी के लिए नहीं है ज़रूरी population कम करना. So it is based upon individual opinion. It does not give value judgment. It basically is talking about only what is happening, what was happening, and what will be happening. Whereas normative is talking about that what should happen. So it gives judgment, it is judgmental statement. So positive economic और इसमें normative में हमेशा एक question आता है differentiate between these two statements, और क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई दैट विच स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव. जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के लिए, वो आपको करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. वी विल डू दैट जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है क्लास? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट with the limited resources, with unlimited human wants, and with the resources having alternative uses, what should an economy choose to do? Okay, like resources scarce हैं, human wants unlimited हैं, और resources के alternative uses हैं. तो हमें इन reasons की वजह से क्या choose करना चाहिए? ज़्यादा goods produce करना, कम good produce करना? तो ये एक choice की problem है जो हर economy में आती है. Okay, so we have central problems of an economy, which basically is problem of what to produce, how to produce, and for whom to produce. This is very, very important. Now here we talk about the problem and solution. This is a bit messed up. We have tried to save paper, so I hope that you understand this easily. So problem is that for what to produce, problem क्या है? Selection of goods and services. Should I produce more of sugar or more of salt? Should I produce more of defense goods, more of goods for war, or more of goods for civilians? So यहाँ है problem selection. क्या select करूँ, कितना produce करूँ? ये है problem of what to produce. So produce more of war goods or more of civil goods. That is the problem of what to produce. And quantity, कितना quantity produce करना चाहिए? ज़्यादा war कम civil या ज़्यादा civil कम war? That is the problem of quantity. Okay. Now moving on to the solution. ये problem तो हो गई. Solution कैसे मिलेगा? Solution मिलेगा वैसे जब हम ऐसा resource या ऐसा combination select करेंगे जो हमें क्या देगा? Maximum satisfaction. So choose that particular combination which gives maximum satisfaction. Okay. Now talking about how to produce, talks about the selection of technique. Okay. Labor intensive or capital intensive. That means should we use that technique which employs more labor, less capital, और more capital less labor. Labor intensive वो होता है जहाँ labor ज़्यादा यूज़ होती है और capital यानी कि मशीनरी कम यूज़ होती है. तो जहाँ ज़्यादा labor कम मशीन होगी वहाँ पे obviously employment ज़्यादा होगी. Capital intensive वो होती है जहाँ पे labor कम है और capital ज़्यादा है, मशीनरी ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ employment कम हो जाएगी. बट labor intensive में actually cost ज़्यादा लगती है और profit कम होता है. Capital intensive is much more profitable and less time consuming and much more efficient. So solution क्या है?
हमें वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है विच गिव्स मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट. Okay, so this is how to produce the problem and the solution. Last one is for whom to produce, which is distribution of goods. That is, we should distribute goods among the rich section or among the poor section. That means हमें अगर ज़्यादा profit चाहिए तो rich को देंगे और ज़्यादा welfare तो poor को देंगे. Right? So we should give goods to rich or to poor. That is a problem of for whom to produce. Solution क्या है? In an economy, we always want welfare and profit. So solution is maximum welfare and profit. So that combination which gives maximum welfare and profit will be the solution for whom to produce. So moving on to last topic for this chapter, which is opportunity cost. Opportunity cost का basic मतलब क्या है? It is the cost of next best alternative foregone. सो जब हम कोई भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस कर देते हैं तो जो हमने सैक्रिफाइस किया है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि अपॉर्चुनिटी 1 के लिए दूसरा अपॉर्चुनिटी को गवा देना वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन. फोरगॉन मीन्स लेटिंग गो. राइट? सो एग्जाम्पल क्या देंगे? सपोज हमारे पास 20,000 रुपीज़ हैं and with this money you can either you want to buy mobile and laptop both. Okay, now your choice is to buy mobile and laptop. Okay, now with this 20,000 rupees you can either purchase a mobile or you can purchase a laptop. You can't have both, obviously, right? In this amount of money you can't have both the goods. Okay, so if I choose to spend this money on mobile, what do I have to let go? मुझे क्या let go करना पड़ेगा? लैपटॉप. अगर मैंने मोबाइल चूज़ किया है तो लैपटॉप को फॉरगो करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, नहीं चूज़ कर सकती. और अगर लैपटॉप चूज़ करूँगी तो मोबाइल को लेट गो करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई हैव टू ओनली चूज़ वन एंड लेट गो दी अदर. So when I'm choosing mobile, opportunity cost of choosing mobile is the cost of letting go laptop. And when I'm choosing laptop, opportunity cost of laptop is basically the cost I'm letting go for mobile. Okay, so when we are choosing any particular alternative and we are letting go of the other, that is the opportunity cost. So as the resources are limited, we are always forced to make choices between alternative commodities, right? Because we have limited amount of money, that's why we always have to make a choice that what should we actually choose between two goods. Okay, so this is the concept of opportunity cost. Now till last year PPF was also there in syllabus, but this year syllabus has been reduced, so PPF is not there in syllabus anymore. So please don't focus on that, and we are also not doing it because syllabus में नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं, right? So moving on to the most interesting part, which is your homework. Now you have to solve these two questions for me and tell me the answers in the comment section below. Okay, I will be replying to all the comments with the correct and incorrect answers if you are giving the answers, and then we can discuss more. And if you have any doubts or any particular problem in any topic or didn't understand anything, then you can always comment in the comment section below. And for further queries, please follow me on Instagram. The link is shared in the description box as well. And please like, share and subscribe to our channel, and stay tuned for more videos. Thank you.